ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। वक्त नमस्ते भारत का हो गया है। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर नई एफआईआर दर्ज की गई है। सोनिया और राहुल समेत 6 और आरोपी बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। 3 अक्टूबर को दर्ज हुआ था मामला। तो सोनिया और राहुल गांधी पर नई एफआईआर दर्ज की गई है और सोनिया, राहुल समेत 6 और आरोपी बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। 3 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया था। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर। नई एफआईआर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ उनकी मुश्किलें बढ़ाती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं दिल्ली में रफ्तार का कहर दिखा है। बीएमडब्ल्यू ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल के सामने टक्कर मारी गई है। बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन वाली है ये कार। तो दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर नजर आया है। बीएमडब्ल्यू ने 3 लोगों को टक्कर मार दी है। वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल के सामने टक्कर मारी गई है। दिल्ली में एमसीडी की 12 सीट पर हो रहे उपचुनाव के तहत वोटिंग जारी है, जिसमें करीब 7 लाख मतदाता अपने वोट डाल रहे हैं। इन 12 वार्ड में से 11 में उपचुनाव पार्षदों के विधायक बनने के बाद हो रहे हैं। मतदान के लिए कल कुल 580 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सबसे अधिक 55 पोलिंग स्टेशन शालीमार बाग बी वार्ड में बनाए गए हैं। सीएम बनने से पहले इसी वार्ड से रेखा गुप्ता पार्षद थी। अजातिका हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अजातिका, क्या है जानकारी, क्या हलचल? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है 53 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। 7 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव में भाग लेंगे और 2025 का ये बहुत ही अहम चुनाव एमसीडी का होने वाला है, क्योंकि इससे एमसीडी के चुनाव से कहीं ना कहीं ये सामने आ जाता है कि दिल्ली की जनता का रुख क्या है। अब दिल्ली में क्योंकि काफी लंबे समय बाद करीबन 26-27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है, तो क्या उसका असर भी एमसीडी पोल्स में देखने को मिलेगा? फिलहाल एमसीडी की बात करें तो बीजेपी ऑलरेडी उसमें जीती हुई है। राजा इकबाल जो है वो एमसीडी के मेयर हैं, लेकिन वापस से जो 53 सीटें हैं वो भाजपा के पास आ पाएंगी या फिर आम आदमी पार्टी फिर से यहाँ पर मजबूत हो जाती है एमसीडी में, ये भी देखना होगा। क्योंकि एमसीडी में मजबूती का मतलब है कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा अंग जो है वो एमसीडी रोल प्ले करता है। जो बड़े और छोटे छोटे जो काम होते हैं, जो व्यवस्था से जुड़े होते हैं, वो सारे एमसीडी के ऊपर होते हैं। यानी कि अगर एमसीडी आपके पास आता है तो कई सारे काम आपके पास आ पाते हैं, उसको करने की सक्षमता आपके पास आ पाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि 8 बज गए हैं और सुबह 8 बजे से 5:30 शाम तक जो मतदान है वो होगा और सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है वो किए गए हैं। कुल 2 वार्ड में उपचुनाव भी हो रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार शामिल हैं। चुनाव के नतीजे जो हैं वो 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 7 लाख मतदाता हैं, जो अपने आप में बड़ा नंबर है और कड़ी सुरक्षा के बीच में कई सारे जो स्ट्रॉन्ग रूम्स है, करीबन 143 जगह पर 580 मतदान केंद्र जो है वो मतदान की प्रक्रिया के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में 24 जगह पे 109 जो मतदान केंद्र हैं वो सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील भी बनाए गए हैं, जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
आपको बता दें कि 2200 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो इसके लिए बिल्कुल, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये वोटिंग हो सके। जातिका, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। तूफान दितवा को लेकर ये बड़ी खबर है कि तूफान दितवा के मद्देनजर तमिलनाडु में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में भी इस तूफान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तूफान दितवा ने श्रीलंका में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है और इसीलिए अब यहाँ जो पुदुचेरी है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, यहाँ पर भी इस तूफान दितवा की आहट के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के लिए भी ये अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 घंटे बेहद नाजुक रहने वाले हैं, ये कहा जा रहा है। और वहीं एक्शन में एनडीआरएफ नजर आ रही है। तूफान दितवा के मद्देनजर वडोदरा से चेन्नई पहुंची हैं एनडीआरएफ की 5 टीमें। आज भारत पहुंचेगा दितवा तूफान। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा और ऐसे में वडोदरा से चेन्नई एनडीआरएफ की 5 टीमें भेजी गई हैं जो पहुंच चुकी हैं चेन्नई। और इस तूफान दितवा के आहट के मद्देनजर ये व्यवस्था की गई है। और एक और बड़ी खबर, श्रीलंका में दितवा तूफान ने भारी तबाही मचाई हुई है। श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। अब तक 153 लोगों की मौत, 176 लापता बताए जा रहे हैं। दितवा से 15,000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं। 78,000 लोगों को राहत कैंप में भेजा गया है और जो श्रीलंकाई सेना है वो राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, भारत ने श्रीलंका में भी मोर्चा संभाला है। तूफान प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर रेस्क्यू जारी है। 2 चेतक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। भारत ने श्रीलंका में राहत सामग्री भी भेजी है। श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की मांग की थी। भारत ने श्रीलंका को और मदद देने का भरोसा दिया है। ये 2 तस्वीरें अब आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां श्रीलंका में इस तूफान के चलते 153 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 78,000 लोगों को राहत कैंप में भेजा गया है। कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। भारत ने भी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए 2 चेतक विमानों को यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया है। तो तूफान दितवा भारी तबाही लेकर आया है, श्रीलंका में इमरजेंसी लेकर आ गया है। अब तक 153 जाने की खबर है, 176 लोग लापता हैं, 15,000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं, तो 78,000 लोगों को राहत कैंप में भेजा गया है। श्रीलंका की सेना राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। वहां पर इमरजेंसी अनाउंस कर दी गई है, आपातकाल की घोषणा की गई है और श्रीलंका दुनिया भर से मदद की गुहार लगा रहा है। उसने मांगी है मदद। तो दितवा की भारत में ये एंट्री, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। कच्चे घरों की छतें उड़ सकती हैं, पेड़ों और बिजली के खंभों को नुकसान हो सकता है। कई सड़कें जलभराव से बंद हो सकती हैं। तटीय इलाकों में कोस्टल फ्लडिंग का बड़ा खतरा है। छोटे घरों के लोग सुरक्षित जगहों पर जाएं, ये कहा गया है। और एक बार फिर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वापस नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर नई एफआईआर दर्ज की गई है। सोनिया और राहुल समेत 6 और आरोपी बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज करवाई है। 3 अक्टूबर को यह मामला दर्ज हुआ था। एजेएल को धोखे से कब्जे में लेने का आरोप है और नेशनल हेराल्ड केस में ये नई एफआईआर ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज कराई गई है। मामला 3 अक्टूबर को दर्ज हुआ था। 3 अक्टूबर को सोनिया, राहुल समेत 6 और आरोपी बनाए गए हैं। अब ये जानकारी मिल रही है।
6 अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। तो 3 अक्टूबर को मामला दर्ज हुआ था। तो सोनिया, राहुल समेत 6 और आरोपी बनाए गए हैं। मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले इस मामले में लंबी पूछताछ हो चुकी है और सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। सुशील, बताएं, अब सोनिया राहुल गांधी पर ये नई एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल अपर्णा, देखिए मुश्किलें जरूर गांधी परिवार के लिए बढ़ गई है, क्योंकि जो इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग है उसकी तरफ से ये एफआईआर दर्ज की गई है। 3 अक्टूबर को ये एफआईआर दर्ज की गई है। 3 अक्टूबर को ये एफआईआर नेशनल हेराल्ड के मामले में दर्ज की है और ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसकी शिकायत पर ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर फिलहाल ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा समेत 6 लोगों को फिलहाल आरोपी बनाया गया है। अपर्णा, आपको याद होगा कि ईडी ने इसी मामले में जांच करते हुए चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिस पर जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसको संज्ञान लेना था, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो संज्ञान लेने की कार्रवाई है उस पर अब सुनवाई टाल दी गई है और 15 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब ईओडब्ल्यू की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि जो एफआईआर की कॉपी है उसको फिलहाल जो अक्यूज्ड पर्सन है यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको दिया जाए, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एक रिवीजन पिटीशन सेशन कोर्ट में दाखिल की गई जिस पर स्टे लगाया गया। तो वैसे में अब इस पूरे मामले पर जो सुनवाई है वो भी 15 दिसंबर को है, लेकिन सीधे तौर पर एफआईआर ईओडब्ल्यू की तरफ से दर्ज की गई है, जिसमें ये आरोप लगाया गया था ईडी की तरफ से कि जो नेशनल हेराल्ड है उस नेशनल हेराल्ड के द्वारा एजेएल और यंग इंडिया के द्वारा गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी थी और उन्होंने फायदा लिया। 2000 करोड़ रुपए की ये पूरी लेनदारी थी, जिसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी सबसे पहले पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने इसकी शिकायत की थी। अब ऐसे में एक तरफ इस पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है और उसके बाद अब ईओडब्ल्यू की नई एफआईआर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब जांच को लेकर ईओडब्ल्यू आगे बढ़ेगी और देखना बेहद अहम होगा कि जो आरोप लगाए गए हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर, उस पूरे आरोप को लेकर अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ कदम उठाती है। जी बहुत धन्यवाद अब सुशील पांडे आपका इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर अमेरिका के न्यूयॉर्क में बवाल की जानकारी है। मैनहट्टन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कचरा फेंक दिया है और इसी दौरान कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में यह बवाल हुआ है, जहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस, मैनहट्टन की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपस में यहां पर भिड़ गए, आमने सामने आ गए और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर कचरा फेंक दिया, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। लुधियाना की एक फैक्ट्री की बात करते हैं, जहां पर बॉयलर फटने से एक कर्मचारी की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। धमाके के बाद सुरक्षा कारणों से आसपास के घरों को भी खाली करा लिया गया। बताया जा रहा है कि बॉयलर में अचानक आग लगी और वो फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि कर्मचारी घबराकर बाहर की ओर भागे। आसपास के लोग दहशत में आ गए। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी। अजीत साइकिल पार्ट्स इंडस्ट्री है। साइकिल पार्ट्स ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਗਾੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤੇ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। बॉयलर फटने से कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे गंभीर रूप से घायल कर्मचारी का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं यूपी के नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार आग का गोला बन गई। ये घटना दलित प्रेरणा स्थल के पास की है। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वो धू धू कर जलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि इसका धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। ये हादसा दलित प्रेरणा स्थल के पास हुआ, जहां अचानक उठी आग की लपटों ने राहगीरों में हड़कंप मचा दिया। ड्राइवर समय रहते हालात भांप गया और उसने किसी तरह कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।
घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। कार में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वहीं यूपी के आजमगढ़ में एक पुलिस हेड कांस्टेबल को ही रंगे हाथों गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। ये पुलिस वाला हाईवे के किनारे राहगीरों को गांजा बेचता था। आजमगढ़ जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि हाईवे मोड़ पर पकड़ी खुर्द रोड के पास एक व्यक्ति गांजा बेच रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया और जब इस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये वाराणसी का रहने वाला है और पुलिस विभाग में डाक पैरोकार के रूप में मुख्य आरक्षी यानी कि हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 38 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने NDPS एक्ट में FIR दर्ज कर हेड कांस्टेबल को जेल भेज दिया है। लखनऊ में कार ड्राइवर की दबंगई देखने को मिली है। क्रेटा कार के चालक ने 3 लोगों को रौंद दिया। ऑटो ड्राइवर से झगड़े के बाद रौंदा, बीच बचाव कराने आए लोगों को रौंद दिया। नाराज लोगों ने कार पर ईंट पत्थर बरसाए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए। ऐसा लगता है यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। एक कार आराम से खड़ी है, कोई हलचल नहीं। अचानक कार ड्राइवर कार को दौड़ाने लगता है और लोगों और पास में खड़े एक ऑटो को टक्कर मार देता है। जैसे ही कार ड्राइवर इस घटना को अंजाम देता है, आसपास खड़े लोग कार के पीछे दौड़ते हैं और कार पर जमकर पत्थर मारते हैं। पत्थर मारने का कोई असर इस पर नहीं होता। थोड़ी देर के लिए कार रुक जाती है, लेकिन दोबारा कार ड्राइवर कार दौड़ाता है और टक्कर मारता है। लोग फिर पत्थर बरसाते हैं। ये फिर अपनी कार को मोड़ता है और फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर से झगड़े के बाद कार के ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। लखनऊ के बंथरा कस्बा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। MP के सीधी में पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। जमीन विवाद की शिकायत पर ASI ने थाने में बुलाकर बुजुर्ग को इतना पीटा कि वो घर पहुंचते ही बेहोश हो गए। परिजन उन्हें तुरंत ही अस्पताल लेकर भागे, जहां उनकी जांच की जा रही है। ASI की पिटाई से बुजुर्ग की हालत बिगड़ी तो जिला अस्पताल में अचेत अवस्था में भर्ती कराया गया। पीड़ित सुखलाल यादव का अपने छोटे भाई से जमीनी विवाद था, जिसको लेकर छोटे भाई की पत्नी ने थाने में शिकायत दी थी। इसी सिलसिले में बुजुर्ग को थाने में बुलाकर बुरी तरह पीटा गया। खूब मारी। जब 10-20 दिन रहेगा तब हाजूर हो गया। अब बहुत हो गया, तब फिर मामले की जानकारी मिलने पर कोतवाली के TI भी अस्पताल में पीड़ित का हाल जानने पहुंचे। पुलिस को बुजुर्ग के ठीक होने का इंतजार है, लेकिन इस घटना ने पुलिस का वो बर्बर चेहरा फिर सामने ला दिया जिसके लिए वो बदनाम है। झांसी के कोतवाली इलाके में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग प्लास्टिक के गोदाम में लगी थी और इतनी भयानक थी कि चंद ही मिनट में लाखों का सामान राख में बदल गया। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आसमान तक उठते आग के शोले बता रहे हैं कि आग कितनी भयानक है और उसने फैक्ट्री में सब कुछ खाक कर दिया। ये तस्वीरें झांसी के एक प्लास्टिक गोदाम में लगी आग की है, जिसने चंद मिनटों में विकराल रूप ले लिया। लोगों को इतना मौका भी नहीं मिला कि वो फैक्ट्री की बाहरी दीवार से सटे सामान को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा सके। सुनो सुनो भैया भैया, बल्ली लो, बल्ली लो। हाँ, बल्ली लो, दीवार से हटके भैया देख रहे हैं, दीवार यहाँ गिरे इस तरफ। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह पानी फेंके, किस तरफ छोड़ दे, क्योंकि एक तरफ आग थोड़ी कम होती तो दूसरी तरफ फिर भड़क उठती। इधर से मारो, इधर से ये तार पे मारो, नीचे से मार दो, किनारे से हमने रुक के लाइट बंद करवाएं क्या? ना लाइट करवाई लो। अरे लाइट है ही कहाँ? तेरे पास लाइट है, क्यों परेशान? आग झांसी के कोतवाली इलाके में नारायण बाग में लगी थी। नंद पैलेस के पास बने प्लास्टिक गोदाम में देर रात अचानक आग भड़क गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग इतनी भयावह थी कि देखते देखते लाखों का सामान राख में बदल गया। पाकिस्तान में जेल में बंद इमरान खान को लेकर चल रहे बवाल के बीच उनके घर के पास फिर से आग लगने
से उनकी पार्टी की चिंताएं बढ़ गई हैं। इमरान की पार्टी पीटीआई के नेताओं का दावा है कि हाल ही के महीनों में आग लगने की ये चौथी घटना है। 7 दफा तो हमने बुझा दिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान के बानीगाला घर के पास झाड़ियों में शनिवार को एक बार फिर से आग लग गई। पीटीआई नेताओं के मुताबिक हाल ही के महीनों में प्रॉपर्टी के पास आग लगने की ये चौथी घटना है। उन्होंने कहा कि बढ़ते खतरे के बावजूद इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार अलर्ट करने पर कोई जवाब नहीं मिला। ये दोबारा फिर लग गई, हम तो साथ साथ बुझाते, ये दोबारा लग गई, बिल्कुल आपको नजर भी आएगा, बहुत ही ज्यादा है। आरोपों पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि प्रभावित इलाका मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के तहत आता है। फिर भी सीडीए की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम किया। सीडीए के दावों के उलट मौके पर आग कम होने के कोई निशान नहीं मिले। ये वाला बहुत ही ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो गया, हमें जंगल में घेरा गया हुआ है आग ने। ठीक है, पीटीआई ने इस घटना को नजरअंदाज करने के एक बड़े पैटर्न से जोड़ा और कहा कि घर के आसपास खतरा बढ़ने के बावजूद अधिकारी कॉल को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये मजीद आग बढ़ गई, उससे बढ़ती जा रही है और कम नहीं होती जा रही। ठीक है, ये 8वीं जगह पे आग लग गई। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं। वहीं वोटर लिस्ट रिवीजन के काम में लगे बीएलओ की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी के बिजनौर में एक महिला बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। धामपुर थाना के बाड़वान इलाके में 56 साल की महिला बीएलओ शोभा रानी को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। महिला बीएलओ की मौत से स्टाफ सदमे में है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि अभी तक परिवार वालों ने किसी तरह का आरोप नहीं लगाया है। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में एक 50 साल की महिला ने कथित तौर पर एसआईआर के डर से आत्महत्या कर ली। उसने खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक महिला के परिवार का दावा है कि एसआईआर के कारण वह बहुत चिंतित थी। हालांकि 2002 की वोटर लिस्ट में महिला का नाम था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान में जब दूसरी शादी रुकवाने पुलिस अलवर के एक होटल पहुंची तो दूल्हा बना कांस्टेबल अपनी होने वाली दुल्हन के साथ बाथरूम में जा घुसा। पुलिसकर्मियों ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर जब उन्हें बाहर निकाला तो दूल्हे का कहना था कि वो शादी नहीं कर रहा था। कोई वो नहीं कहेगा बाहर आ जाओ बाहर, आ जाओ, सारे काम होंगे, आ जाओ, थोड़ा बैठो। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल के पद पर तैनात जय किशन अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चों के होते हुए दूसरी शादी कर रहा था, जिसकी समय रहते पहली पत्नी ने पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस ने किसी तरह बाथरूम में छिपे दूल्हा दुल्हन को बाहर निकाला। आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर बैठो, यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ। जय किशन नाम के कांस्टेबल से जब दूसरी शादी को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि पत्नी से तलाक का केस कोर्ट में लंबित है और सब लोग शादी के लिए नहीं बातचीत के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं शादी नहीं कर रहा, मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा, सिर्फ बातचीत करने के लिए हम इकट्ठे। अच्छा, आज बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए थे आप लोग, लेकिन गेट पर बाहर माला वालाएं भी पड़ी हैं जो शादी की। अच्छा। पत्नी ने आरोप लगाया कि जय किशन ने उसे करीब 8 साल से छोड़ रखा है, जबकि कोर्ट ने उसे पाबंद भी कर रखा है। इसके बावजूद वो चोरी छिपे दूसरी शादी करने के लिए पहुंच गया था। मुंबई से एक डरावनी तस्वीर आई है, जहां के अंधेरी ईस्ट में एक बेकाबू पिकअप ने पेट्रोल पंप कर्मी को टक्कर मार दी। हादसे में पेट्रोल पंप के कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। पेट्रोल पंप कर्मी जब तक कुछ समझता, पिकअप ने उसको ठोकर मार। पिकअप ड्राइवर पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर ऐसे घुसा मानो वो किसी सरपट दौड़ते हाईवे पर गाड़ी चला रहा। पेट्रोल पंप कर्मी को अंदेशा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ ऐसा कांड होने वाला है। जैसे ही पिकअप ड्राइवर ने टक्कर मारी, पेट्रोल पंप कर्मी उछलकर मशीन से जा टकराया। ध्यान दीजिए, जहां हादसा हुआ वहीं बगल में 3 से 4 और लोग खड़े थे, यानी हादसा और भी ज्यादा भयानक और डरावना हो सकता था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। एक झटके में बाइक बिखर गई। बाइकर फिसला और उसका चेहरा दूसरी बाइक और बाइकर से टकरा गया।
हैरान करने वाली बात तो बाइक के फिसलने की है कि आखिर बाइक फिसली क्यों, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ। गनीमत रही कि जिस बाइक से बाइकर टकराया उसका बाइकर समय रहते बाइक से अलग हो गया और बच गया। लोग फौरन मौके पर पहुंचे। नीचे गिरने वाले बाइकर की हालत देखकर लोगों ने सिर पकड़ लिया, क्योंकि बाइक से टकराने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम मोहम्मद शफी बताया गया। इसीलिए सड़क पर चलिए तो रफ्तार को काबू में रखिए, क्योंकि अगले पल कौन सा मंजर होगा कहना मुश्किल है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव। काम पूरा न करने पर स्कूल में बच्चों की पिटाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूपी के जौनपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके बाद टीचर पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है वो? क्यों नहीं आ रहा है? डेली में तोड़ूं? डेली तोड़ूं? डेली में तोड़ूं? बोलो। सामने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रही थी और मैडम बच्चों के गाल पर थप्पड़ बरसा रही थी। एक महीने पहले से, एक डेढ़ महीने पहले से तो चल रहा है ना? हाँ, टेस्ट चल रहा है पहले से ही। बताओ, टेस्ट चल रहा है नहीं चल रहा है? टेस्ट चल रहा है नहीं चल रहा है? कभी आगे कुछ बताओगे रंतिका? कुछ बताओगे? थक गए तुमसे। देखते हैं ना कल्याण में हमेशा एक होती है। हर वाले दिन तो यही रहता है, कल्याण कर लेंगे। बताओ, मुँह तक नहीं झुकी आएंगे। मैडम गुस्से से लाल थी और काम पूरा न करने पर बच्चों की पिटाई कर रही थी। मैडम की मार से बच्चे घबरा गए थे, लेकिन मैडम को गुस्सा इतना तेज आया कि वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। एक तरफ के बच्चों को पीटने के बाद मैडम दूसरी तरफ आई और फिर इनकी भी पिटाई शुरू कर दी। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना जिसका टेस्ट तुम लोग बार बार नहीं कर रहे थे एक महीने से, वो क्यों नहीं आ रहा है? प्रेयर तक नहीं आ रहा है, प्रेयर तक नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? बताओ, क्यों नहीं आ रहा है? सारी जिम्मेदारी मेरी है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। हम गोल बना के खिलाएंगे, बोलो, गोल बना के खिलाएंगे, क्या करें? कैसे आया? बताओ, पढ़ना नहीं आती, पढ़ना नहीं है, बताओ, पढ़ेगा नहीं, पढ़ना नहीं है, केवल तुमको ऊपर दिखानी है हर चीज में, पढ़ना नहीं है, जी हो गया है। इसका मतलब ये लोग घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। मैडम इस बात से गुस्से में थी कि कई बार पढ़ाने के बाद भी बच्चों को कुछ याद नहीं हो रहा था। एक महीने से एक ही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, तब भी ये हाल है, बच्चा एक क्वेश्चन नहीं बता रहा है, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं। अरे इतने बच्चे ऐसे हैं जो सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका मतलब इनको अलग से पढ़ाया जा रहा है। एक नहीं बता। काम न करने पर पिटाई अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि इस पिटाई का वीडियो किसने बनाया? क्या ये वीडियो खुद टीचर नहीं बनवाया? क्योंकि वीडियो के आखिर में मैडम मोबाइल की तरफ देखकर कुछ इशारा कर रही हैं। सवाल ये भी है कि अगर वीडियो शूट किया गया तो उसे सोशल मीडिया पर किसने अपलोड किया? तो आज तक आपने कई तरह के चोर देखे होंगे, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक चोर से मिलवाते हैं जिसकी ईमानदारी की मिसालें दी जा रही हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। टॉर्च लेकर चोर दबे पांव शोरूम के अंदर दाखिल हुआ। चोर ने टेबल की दराज खोली, दराज से चाबी निकाली और फिर चाबी से गल्ला खोला। शोरूम के गल्ले में 3,90,000 रुपए रखे हुए थे, लेकिन चोर ने सिर्फ 90,000 रुपए ही चोरी किए, बाकी के 3 लाख वहीं छोड़ दिए। 3,90,000 रुपए उसमें रखा हुआ था, लेकिन केवल 90,000 रुपए निकाल के ये वहाँ से गया। तो एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट इस केस में रहा है। फिलहाल पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम विजय कुमार है। दिल्ली का शाहदरा इलाका दिल दहला देने वाली घटना से दहल उठा, जब बीच सड़क घर के पास 27 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर्फ चंद मिनट बाद ही उसका जन्मदिन था, लेकिन युवक का कत्ल कर दिया गया। घर सजा था, मौका खुशी का जो था। 10 दिन पहले गगन पिता बना और सिर्फ कुछ मिनटों के बाद उसका जन्मदिन था। घर में जश्न की तैयारी थी, लेकिन खुशियां मातम में बदल गईं, जब घर के सामने ही बदमाशों ने गगन को गोली मारकर हत्या कर दी। ये उसी घटना का सीसीटीवी है, जब गोली मारकर बदमाश भागते भागते तंग गली में गिर गए। एक बदमाश भाग निकला, जबकि दूसरे बदमाश को लोगों ने वहीं पकड़ लिया। बाद में दूसरे आरोपी तक भी पुलिस पहुंची और पिस्टल भी बरामद कर ली। जवान बेटे की मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। यही वो स्पॉट है जहां पर पुलिस ने फिलहाल मार्क किया है। ये बताया जा रहा है कि टोटल 4 राउंड फायरिंग की गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक गगन और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था और सुलह के लिए बुलाई गई मीटिंग में गगन को आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया।
चंडीगढ़ के सेक्टर 16 रोज गार्डन में एक महिला की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला का खून से लथपथ शव बाथरूम में मिला, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। तो ये कत्ल की वारदात को अंजाम किसने दिया, ये अब सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर कि महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। आखिरकार महिला को कत्ल किसने किया? महिला का खून से लथपथ शव घर के बाथरूम में ही मिला था। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं यूपी के बहराइच की, जहां एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों के आतंक से लोगों में दहशत है। भेड़िए के हमले से बच्चे की मौत हो गई, लेकिन सवाल अब उन दावों पर उठ रहे हैं जिसने 4 भेड़ियों के एनकाउंटर की बात कही जा रही है। 6 साल का ये मासूम अब इस दुनिया में नहीं है। बीते शाम जब बच्चा अपने आंगन में खेल रहा था, तभी अचानक खेत की तरफ से आए 2 भेड़ियों ने इस बच्चे पर हमला कर दिया। एक भेड़िए ने मासूम की गर्दन दबोची तो दूसरे ने पैर। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक भेड़िया बच्चे को जबड़े में दबोचकर गन्ने की खेत की ओर भाग गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण भागे, लेकिन तब तक आदमखोर बन चुका ये भेड़िया अपना काम कर चुका था। बच्चे की दोनों हथेलियां गायब थी और वो बेहोशी की हालत में खून से सना हुआ था। बच्चे को आनन फानन में लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। यूपी के लखीमपुर खीरी में सेवादारों से मारपीट हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ दबंग गुरुद्वारे के सेवादारों को घेरकर लाठी डंडों से पिटाई करते दिखे। पहले पगड़ी खींचकर उतारी, फिर 3 हमलावर एक सेवादार को लाठी डंडों से पीटने लगे। कुछ ही देर में कुछ दबंग लाठी लेकर पहुंचे और पिटाई शुरू कर दी। पहले को छोड़ा तो दूसरे पर हमला बोल दिया, लेकिन इसी बीच एक सेवादार को पलटवार का मौका मिल गया। वो जैसे ही दबंगों पर झपटा, हमलावर भागकर पीछे चले गए। ये वीडियो लखीमपुर खीरी के गुरुद्वार के पास की है। रास्ते में मोटरसाइकिल आपस में टकराने की वजह से कहासुनी होने लगी। इसी बीच दूसरे पक्ष ने रॉड और लाठी डंडों से सेवादारों पर हमला बोल दिया। आरोप है कि कहासुनी के दौरान सेवादारों की पगड़ी उछालने की वजह से विवाद बढ़ गया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। मामला दर्ज हो चुका है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया इन दिनों कुदरत के क्रोध से कांप रहा है। मानसूनी बारिश के बाद आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। खबरों के मुताबिक अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मकान दरक रहे हैं, आशियाना छिन चुका है। जिंदगी भर की कमाई एक झटके में खत्म हो चुकी है। सैलाब के सितम से जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। पानी की रफ्तार के आगे लोहे के बड़े बड़े ब्रिज तिनके के समान भय है। क्या पहाड़ क्या मैदान, सैलाब के आगे सब बेबस है। पेड़ की ओट लेकर जिंदगी पनाह मांग। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सड़कें और ट्रेन की पटरियां तक सैलाब में समा चुकी। इंडोनेशिया के इतिहास की ये सबसे बड़ी विनाशकारी बाढ़ों में से एक है। अब तक करीब 4000 परिवारों को अस्थायी राहत शिविरों में भेजा गया है। लाखों लोग बेघर हो गए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी और आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर 2 बड़े खुलासे हुए। पहला खुलासा अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जालसाजी को लेकर हुआ। ईडी की जांच में जमीन सौदे में मुर्दों को जिंदा करने वाला मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी न सिर्फ आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉक्टरों का अड्डा थी, बल्कि ईडी सूत्रों के मुताबिक जमीन सौदे के लिए फर्जी जीपीए का इस्तेमाल किया गया। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन हड़पी गई और इसमें अल-फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की बड़ी भूमिका थी। ईडी के हाथ खसरा नंबर 792 के दस्तावेज लगे हैं। दिल्ली के मदनपुर खादर की जमीन का सौदा फर्जी तरीके से किया गया। इस जमीन को फर्जी दस्तावेजों की मदद से तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर कर दिया गया। ये फाउंडेशन अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़ा है। हैरानी की बात तो ये है कि जमीन को हड़पने के लिए मरे हुए लोगों के नाम पर बनाई गई फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए बनाई गई और ये जीपीए 7 जनवरी 2004 को लिखी गई, जबकि इसमें जिनके दस्तखत या अंगूठे के निशान थे उनमें से कई की 1972 से लेकर 1998 के बीच मौत हो चुकी थी।
शिवदयाल उनमें से एक थे जिनकी मौत 1998 में हुई थी, लेकिन उनके नाम पर जमीन 2004 में बेच दी गई, वो भी उनके दस्तखत लेकर। इस जमीन को हड़पने के लिए 2004 से 2013 तक ऐसी जालसाजी की गई जिसके बारे में किसी को भनक भी नहीं थी। जमीन मालिक नथु की मौत 1972 में हुई थी। 1991 में हरवंश सिंह का निधन हुआ। 1993 में जमीन मालिक हरकेश भी दुनिया छोड़ गए। 1998 में शिवदयाल और जयराम नाम के व्यक्ति की भी मौत हो गई थी, लेकिन 2004 में शिवदयाल और बाकी के नाम से फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए तैयार की गई। उसी जीपीए के आधार पर 2013 में जमीन का सौदा करके रजिस्ट्री करवा ली गई थी और जमीन को तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर करा लिया गया। जमीन 75 लाख में बेची गई और दस्तावेज पर विनोद कुमार के हस्ताक्षर लिए गए, यानी मरे हुए और जिंदा लोगों की ओर से विक्रेता विनोद कुमार को दिखाया गया। ईडी के मुताबिक मृत व्यक्ति के नाम पर बनाए गए जीपीए कानूनी रूप से अमान्य होते हैं, यानी पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन शुरू से लेकर अंत तक फर्जी है। ईडी अब इस मामले में फर्जी दस्तावेज, जीपीए तैयार कराने वाले दलालों, सेल डीड कराने वाले लोगों और सौदे का फायदा उठाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई करने में जुटी है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने अभी तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के 30 डॉक्टर से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए, जिसमें अल फलाह के डॉक्टर्स ने बताया कि आतंकी उमर का व्यवहार सही नहीं था। आतंकी उमर चुनिंदा लोगों को ही कमरे में जाने देता था। जांच एजेंसियां अब उमर के मोबाइल फोन के जरिए आतंकियों के मददगारों की तलाश में जुटी हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर विवाद हो रहा है। मदनी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने पर चर्चा कराने की तैयारी कर रही है। भोपाल में दी गई अपनी तकरीर में मदनी ने वंदे मातरम बोलने वाले लोगों की तुलना मुर्दा कौम से कर दी। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की, और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। इधर बीजेपी ने मदनी के बयान की आलोचना की है। मैं मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है। वंदे मातरम इस मिट्टी का सुगंध है, हिंदुस्तान का सुगंध है वंदे मातरम। हालांकि मौलाना मदनी के इस बयान पर अन्य मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना रखी है। बड़ी खबर का रुख है लुधियाना में शादी समारोह में फायरिंग से 2 की मौत की खबर है। शादी के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी के बाद गोलीबारी हो गई। 2 गैंगस्टर के बीच बहस के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर हुई, जिसमें 2 की मौत हो गई। यहां पर शादी का समारोह चल रहा था और इसी दौरान 2 गैंगस्टर्स के बीच बहस हुई पहले, और बहस इतना बढ़ गई कि दोनों ही ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में 2 की मौत हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शादी का जो जश्न था वो मातम में बदल गया। शादी समारोह चल रहा था, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे दोनों ही पक्षों की ओर से। सचिन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, कैसे किस बात पर ये बहस शुरू हुई जो गोलीबारी में बदल गई? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये निकल के आया है कि 2 गैंगस्टर्स भी उस शादी में मौजूद थे और उनके सपोर्टर्स भी उस शादी में मौजूद थे, और उन दोनों गैंगस्टर्स के बीच में किसी पुरानी बात को लेकर बहस हुई और उसके बाद ये बहस जो है मारपीट में तब्दील हो गई और उसके बाद फायरिंग हुई दोनों पक्षों में, जिसमें तकरीबन 20 से 25 राउंड जो है गोलियां चलाई गई और इसमें 2 लोग घायल हुए थे जिनकी मौत हो गई है और इसके अलावा 5 लोग और घायल हैं। ये जो 2 लोग हैं इनमें एक महिला है और एक व्यापारी है। पर बड़ी बात यह है कि शादी समारोह में इस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग होना जो है और इस तरीके से गैंगस्टर्स का होना, और इस शादी में ये भी बताया जा रहा है कि शहर के कई नामी लोग थे और पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिकल पर्सन्स भी शादी समारोह में थे।
तो इस तरीके की फायरिंग और इसमें जो है वीआईपी लोगों की मौजूदगी में इस तरीके की घटना होना, ये बड़ा जो है लॉ एंड ऑर्डर पे जो है बड़ा क्वेश्चन जो है वो खड़ा करता है कि किस तरीके से ये जो बदमाश हैं, गैंगस्टर्स हैं पंजाब में, कैसे इनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ऐसे शादी समारोह में जैसे एक फिल्मी स्टाइल में फायरिंग होती है उस तरीके का ये सारा तमाम नजर आ रहा है, जो विजुअल्स भी सामने आए हैं कि किस तरह से फायरिंग हो रही है। सचिन, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ओडिशा के पुरी में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें बेकाबू कार दो बाइक में टक्कर मारते हुए एक दुकान में घुस गई। हादसे में 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। अचानक सड़क पर मौत का परवाना आ गया। कार आई और लोगों को उड़ाती चली गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि कार सुरक्षित चल रहे बाइक सवारों को इस तरह टक्कर मारेगी, पहले बाएं तरफ और फिर दाईं तरफ। ऐसा लगा मानो ड्राइवर ने या तो नशा कर रखा था या फिर उसका नियंत्रण कार से पूरी तरह से हट गया। कार की टक्कर में दुकान में भी बड़ा नुकसान हो गया। पुरी के पिपली दर्ज शाही स्क्वायर के पास हुए इस एक्सीडेंट में इस बात की जांच हो रही है कि ये लापरवाही और ओवर स्पीडिंग का मामला है या फिर नशे की वजह से हादसा हुआ। लेकिन इतना समझ लीजिए, सड़क पर चलिए तो अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह ऐसे चौपहिया वाहन दानव बनकर घूम रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।